पेशकश जागते रहो और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। आज एक लंबे समय बाद, एक लंबे अंतराल के बाद से किसानों की घर वापसी हो गई है। दरअसल राजधानी दिल्ली के 3 बॉर्डर्स, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर से अब टेंट उखड़ने शुरू हो गए हैं। आप समझिए किसान आंदोलन खत्म हो चुका है और किसानों की वापसी इसी के साथ हो रही है। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। दिल्ली बॉर्डर से तंबू उखड़ गए। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के अरमान उजड़ गए। कुछ लोग साल भर पहले दिल्ली के रास्तों पर सियासी फसल जमाने जुटे थे। किसानों के नाम के खाद पानी का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन पीएम मोदी का ऐलान उनके लिए बेमौसम बारिश जैसा साबित हुआ। पकने से पहले ही सियासी फसल चपेट में आकर मटियामेट हो गई और तंबू डेरे समेटने ही पड़े, क्योंकि इस खेती की असल खबर जनता को मिल चुकी थी। आंदोलन की आड़ में कुछ लोग सियासी जुगाड़ में थे। दिल्ली का रास्ता रोककर सीएम योगी का रास्ता रोकने के मंसूबे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि विपक्ष के लिए जो रास्ता बनाया जा रहा था वो अब बंद हो चुका है। असल में कुछ लोगों की कोशिश आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचने की थी, लेकिन अरमान वक्त से पहले बह गए। अब जब माहौल बदल गया है तो कोशिश आंदोलन से उभर कर आए चेहरों को वोट में बदलने की। जहां किसान आंदोलन से चर्चाओं में आए कुछ लोग अपने राजनीतिक अरमान जाहिर कर चुके हैं, तो कुछ अभी सही जगह तलाश रहे हैं। गुरनाम सिंह चिढ़ूनी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पंजाब के कुछ किसान नेताओं पर अलग अलग सियासी दलों की नजर है। मुमकिन है कुछ चुनाव लड़ते भी नजर आए। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत और कुछ विपक्षी दल एक दूसरे के सहारे यूपी चुनाव के हिसाब से तालमेल बिठाने की जुगत में है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के लिए हाथ आगे बढ़ा चुकी है। ऐसे में राकेश टिकैत के लिए जगह बनती दिख रही है। पहले चुनाव हार चुके राकेश टिकैत भी इस बार अपने लिए उम्मीदें देख रहे हैं। शायद ये माहौल उनके अरमानों को पूरा कर दे, वो अरमान जो आंदोलन खत्म होने से कुंभला चुके हैं। कुल मिलाकर सीएम योगी की राह रोकने का जो जुटान था, विपक्ष की उम्मीद और कुछ आंदोलनकारियों का अरमान था, जो धुंधला सा पड़ गया है। खुशी भले नजर आ रही है, लेकिन जिन चेहरों पर खुशी होनी चाहिए वो काफूर है। असल में दावा भले ही जीत का हो, लेकिन कुछ लोग अंदर से खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। सवाल उठता है, क्या विपक्ष को जो रास्ता आसान नजर आ रहा था वो रास्ता खाली होने से और कठिन हो गया है? क्या सीएम योगी के खिलाफ आंदोलन के सहारे जो चुनौती खड़ी की जा रही थी वो कमजोर पड़ चुकी है? क्या अब आंदोलन के जरिए पहचान पा चुके कुछ चेहरे अब विपक्ष के साथ मिलकर खुलकर मैदान में उतरेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आने वाले कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले जो जुबानी जंग है वो शुरू हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे बलरामपुर और वहां पर जमकर निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी की सरकार पर। कब कोई आएगा कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी, लेकिन सरयू नहर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। ठंड बढ़ने के साथ साथ यूपी का सियासी टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ जहां किसानों को 10,000 करोड़ की सरयू नहर परियोजना की सौगात दी, तो वहीं बिना नाम लिए ही अपने ही अंदाज में अखिलेश यादव पर तंज कस दिया। तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा
कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। ये अच्छा है कि लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची। सरयू परियोजना, मुझे खुशी है इस बात की कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। कम से कम सरकार ये डिनाई नहीं कर पाई कि हाँ 2012 से लेकर के 2017 तक सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी पूर्व की अखिलेश सरकार पर सवाल उठाए। मोदी ने कहा, पहले माफियाओं को संरक्षण मिलता था, आज उनके खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। समाजवादी लोगों ने मुफ्त सिंचाई दी थी, मुफ्त लोहिया आवास दिए थे और इन्होंने थार किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी। ये फर्क साफ है। समाजवादी सरकार ने बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, इन्होंने पंचायत चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई। फर्क साफ है। और कितना फर्क साफ दिखाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल के बाद लोग सोच रहे थे कि कैसे होगा, गरीबों को भोजन कैसे मिलेगा। हमारी सरकार ने फैसला लिया कि किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना को मार्च तक बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री के ऐलान पर अखिलेश ने तंज कसा, कहा सरकार का ये फैसला चुनावी है। इस कोरोना काल में हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है कि कोई गरीब भूखा न सोए। और अभी इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहे मुफ्त राशन के अभियान को होली से आगे तक बढ़ा दिया गया है। ये राशन पहले नवंबर तक था, उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए मार्च तक आ गया है। क्या उसके बाद गरीबी मिट जाएगी? इसीलिए मैंने पिछली बार कहा कि ये मार्च तक चुनाव को देख करके दे रहे हैं गरीबों को खाना। समाजवादी सरकार आएगी तो मार्च से आगे तक लगातार गरीबों को कैसे खाना मिले, अच्छा भोजन मिले, चाहे समाजवादी पैकेट जैसा खाना देना पड़े, देंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने भी पहले की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि योजना को मंजूरी 1972 में ही मिल गई थी, लेकिन सरकारों की लापरवाही के चलते योजना पूरी नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद तेजी से काम हुआ और उसका नतीजा सबके सामने है। 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी, लेकिन सरयू नहर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इन सपनों को भी पंख लगाया तब जब 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना बनी। लेकिन भाइयों बहनों, पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। 2022 के सत्ता संग्राम को जीतने के लिए वार पलटवार का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने फीता काटने को लेकर अखिलेश पर तंज कसा तो 2 घंटे के अंदर ही अखिलेश का भी पलटवार आ गया। इससे पता चलता है कि यूपी के सियासी घमासान के लिए राजनीतिक दल कितने तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरिद्वार में गंगा की अविरल धारा में आज जनरल बिपिन रावत की अस्थियों को प्रवाहित किया गया है। उनकी दोनों ही बेटियों ने नम आंखों के साथ उनको एक आखिरी सलाम किया, उनको विदा किया।
जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अस्थियां मां गंगा में प्रवाहित कर दी गईं। दोनों बेटियों ने मंत्रोच्चार के साथ माता पिता की अस्थियों को मां गंगा में प्रवाहित किया। हाथ जोड़कर अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी। नम आंखों से दोनों बेटियों ने अस्थि कलश को प्रणाम किया और फिर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। देश के सेना नायक बिपिन रावत और उनकी पत्नी आज अनंत में विलीन हो गए। अस्थि विसर्जन के दौरान घाटों पर राजनीतिक जगत के कई बड़े लोग भी मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से अपने जनरल को अलविदा कहा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनरल रावत की दोनों बेटियों से मुलाकात की और कहा कि वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। ये प्रयास करेंगे कि वो हमेशा हम लोगों के स्मरण में रहें और उनके जो एक सपने थे, जो विजन था, उस सपने को, उस विजन को आगे बढ़ाएं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माँ की सेवा में लगाया और जाबाज थे, जितने सहज थे, सरल थे, उतने ही जो है वो अगर हम दुश्मन की बात करें तो उसके लिए उतने ही कठोर थे। दुश्मन के उनके नाम से ही जो है हौसले पास्ता हो जाते थे। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग हमेशा जो है उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। हरिद्वार में जनरल रावत की बेटियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी, तो वहीं यूपी के बलरामपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बहादुर योद्धा को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनरल रावत का जाना हमारे लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन वो जहां भी होंगे भारत को नए संकल्पों के साथ भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। मैं आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जीवन के लिए मां पाटेश्वरी देवी से प्रार्थना की। हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 लोगों में केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही जीवित बचे। उनका बेंगलुरु में इलाज जारी है। साथियों, यूपी के सपूत देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। देश आज वरुण सिंह जी के परिवार के साथ है। जिन वीरों को हमने खोया है उनके परिवारों के साथ है। देश का सेना नायक अनंत में विलीन हो गया। राष्ट्र रक्षक सीडीएस जनरल रावत का देश के लिए काम और उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। वैसे भी कहा जाता है कि जनरल मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से जाग उठा है, या फिर यूं समझिए कि फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के वकील बन चुके हैं, क्योंकि वो एक बार फिर से पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। दरअसल फारूक अब्दुल्ला का ये कहना है कि जब चीन से आप बात कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान से क्यों नहीं बात हो सकती है, पाकिस्तान से भी बात कीजिए। He doesn't allow in an open field. Let him create places where they can pray. हमारे साथ जो वादे किए गए थे, जिन वादों को तोड़ा गया। खाते हिंदुस्तान की हैं लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं। जुबान जब भी खुलती है पाकिस्तानी राग ही अलापते हैं। हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगाकर आतंक का फन कुचलने में लगे हैं, वहीं फारूक पाकिस्तान से बातचीत का राग अलाप रहे हैं। पाकिस्तान प्रेम में डूबे जनाब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं जब चीन से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। दरअसल बांदीपुरा में हुए हमले पर पूछे सवाल पर फारूक अब्दुल्ला इस कदर भड़क गए, पाकिस्तान और चीन को एक तराजू में तोलते हुए बातचीत की वकालत करने लगे। आप भी सुनिए, हिंदुस्तान में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तानी प्रेम में डूबे जहरीले बोलों को। There is a religious tolerance that has always been there, and the Constitution provides religious freedom. He doesn't allow in an open field. Let him create places where they can pray. सुना आपने पाकिस्तान प्रेम में डूबे फारूक अब्दुल्ला के बयान को। क्या फारूक अब्दुल्ला को इमरान के आतंकियों के जरिए हो रहे खूनी खेल नजर नहीं आते? शुक्रवार को बांदीपुरा में शहीद हुए 2 पुलिसकर्मियों की शहादत याद नहीं आई? आतंकी घटनाओं के पाकिस्तान को चेतावनी देने के बजाय फारूक अब्दुल्ला भारत को ही बातचीत की नसीहत दे रहे हैं। जहां एक तरफ फारूक पाकिस्तान से बातचीत की नसीहत दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला भी बांदीपुरा में हुए हमले को लेकर सरकार को कोसने में जुटे हुए थे। धारा 370 हटाए जाने को लेकर सवाल उठा रहे थे। क्या हमें नहीं कहा गया था कि अलायदी पसंद सोच भी 370 की वजह से है, कि 370 हटेगा और अलायदी पसंद सोच भी खत्म हो जाएगी। हमारे साथ जो वादे किए गए थे, जिन वादों को तोड़ा गया, जो हमारे साथ धोखा हुआ, आखिरकार किस लिए, हासिल क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए सेना के जवान खून बहा रहे हैं, इमरान के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ऐसे में फारूक और उमर अब्दुल्ला के जहरीले बोल शहादत का अपमान कर रहे हैं। भटके युवाओं को मुख्य धारा में लाने की कोशिशों पर चोट करने जैसा है, जो बंद होना चाहिए।